हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। फ्रेंड्स, जो मेरा नेट एग्जाम से रिलेटेड हिस्ट्री का चैनल है, अपने इस चैनल पर मैं आपको नेट एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो होपफुली फ्रेंड्स, जो मैंने आपको लेसन्स प्रोवाइड करवाए हुए हैं उनको ज़रूर देखिएगा, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना लेसन्स वो कैसे लग रहे हैं। तो एशियन हिस्ट्री से एमसीक्यू सीरीज़ है, मॉडर्न हिस्ट्री से चल रही है, मिडिवल से भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। अब डिटेल्स में टॉपिक है उनके बारे में मैंने 2 वीडियोस आपको अपलोड की हुई हैं। तो ओवरऑल कंसेप्ट हमारा मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ धीरे धीरे। तो ऐसे ही हम जो अपनी प्रिपरेशन है और भी अच्छी तरह से करेंगे। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकोगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप मुझे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर वहाँ पर भी जाकर मेरे कोर्सेज हैं देख सकते हो, इनरोल कर सकते हो वहाँ पर भी, और फॉलो ज़रूर कीजिएगा वहाँ पर भी मुझे, और यहाँ पर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट जो मॉडर्न हिस्ट्री से एमसीक्यू सीरीज़ है उसके बारे में। जैसे कि हमारा फर्स्ट दिया गया है कि स्थायी बंदोबस्त अधिनियम के अंतर्गत जमींदार द्वारा लिया जाने वाला किराए का कितना प्रतिशत जो होता था वो कंपनी को देना पड़ता था। तो स्थायी बंदोबस्त के बारे में जो मॉडर्न हिस्ट्री में अनअकैडमी पर मेरे कोर्सेज है डिटेल्स में टॉपिक वाला, उसमें इस चीज़ के बारे में मैंने डिटेल्स में बताया हुआ है। और जितने भी बंदोबस्त लागू किए गए थे भूमि के अंतर्गत जो चीज़ों को लागू किया गया था उसके बारे में सब डिटेल्स में दिए हुए हैं। तो वहाँ पर जाकर अपना जो प्रिपरेशन है अच्छी तरह से वहाँ पर आप कर सकते हो। तो ऐसे ही कितना जो लिया जाने वाला किराए का कितना प्रतिशत जो कंपनी को देना पड़ता था, 25, 65, 50 या 89। तो ये था 50% जो होता था वो किराए का प्रतिशत होता था, देना पड़ता था। तो ऑप्शन है सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम बंगाल के स्थायी बंदोबस्त अधिनियम का महत्वपूर्ण था, नहीं था सॉरी, जो परिणाम हुआ था बंगाल का स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था उस अधिनियम का महत्वपूर्ण कारण कह लो या परिणाम नहीं था। जैसे कि ऑप्शन है कि इसके अंतर्गत राशि भूपतियों के वर्ग का निर्माण कर दिया गया, इसमें कृषि उत्पादन के आश्चर्यजनक रूप से उठा दिया गया जाए, उसने कृषकों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया जाए, डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो जो परिणाम थे जो स्थायी बंदोबस्त के अधिनियम का महत्वपूर्ण थे, इनमें से जो नहीं थे वो ऑप्शन है डी की उपरोक्त में से कोई भी नहीं है वो। तो ऑप्शन है डी राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग का वास्तविक विचारणीय विषय था। जो नीचे ऑप्शन है उनमें से कौन सा जो दस्तकों का दुरुपयोग का वास्तविक विचारणीय विषय है। तो जैसे कि ऑप्शन है कि दस्तकों का अनुमोदन कंपनी को किया गया था लेकिन इसका दुरुपयोग उसके कर्मचारी कर रहे थे। बी है कि कंपनी ने दस्तकों का अनुमोदन आयात निर्यात के मुक्त व्यापार के लिए किया था लेकिन कंपनी इसका प्रयोग राज्य के अंतर्गत होने वाले व्यापार में करने लगी थी। जहाँ सी है कंपनी तथा उसके कर्मचारी यहाँ तक कि दस्तकों को व्यक्तिगत व्यापारियों तक बेच रहे थे, जहाँ इनमें से कोई भी नहीं। तो जो राइट आंसर इसका दिया गया है कि जो वास्तविक विचारणीय विषय था दस्तकों के दुरुपयोग का वो था ऑप्शन हमारा बी, कि कंपनी ने दस्तकों का अनुमोदन जो किया था वो आयात निर्यात के लिए मुक्त व्यापार के लिए किया गया था और कंपनी इसका प्रयोग राज्य के अंतर्गत होने वाला जो व्यापार होता था करने में लगी हुई थी। तो ऑप्शन है इसका बी राइट आंसर। नेक्स्ट है अंग्रेजों के द्वारा तत्कालीन ऊपर एक अधिक उत्तरदायी नवाब द्वारा सिराजुद्दौला को उसके बाद से हटाने का उद्देश्य क्या था। तो क्या था उसका जो तत्कालीन एक ऑप्शन है अपने बख्शी के रूप में मीर जाफर को वापस लेने के लिए सिराजुद्दौला की स्वीकृति, या यूरोप को सप्तवर्षीय युद्ध के शुरू हो जाने पर अंग्रेजों द्वारा चंद्रनगर के फ्रांसीसियों को निर्वासित किया जाने पर अपने दरबार में उन फ्रांसीसियों को आश्रय देना, या श्रीरंगपट्टनम की संधि शर्तों को पूरा करने में नवाब का सफल होना, जा डी उपरोक्त में कोई भी नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है डी, कि इनमें से वो कोई भी जो हटाने का उद्देश्य क्या था वो इनमें से कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन है डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि सिराजुद्दौला ने बक्सर के युद्ध की शाम को मीर कासिम को कैद कर लिया। क्यों किया था उसको कैद? क्योंकि मीर कासिम ने अवध की सेना के रख रखाव के लिए भुगतान को बचाकर रख लिया था। जब मीर कासिम ने अंग्रेजों तथा स्थानीय शस्त्रों के साथ गुप्त संधियां कर ली थी। जब मीर कासिम शाह आलम जाकर से जुड़ गया था, जहाँ मीर कासिम अकेले अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने पर बल दे रहा था। तो ये था कि उसने संधि की थी, जो उसने गुप्त संधियां कर ली थी।
मीर कासिम ने अंग्रेजों तथा स्थानीय शस्त्रों के साथ जो गुप्त संधियां की थी, वो जो एक कह लो कि सिराजुद्दौला ने बक्सर के युद्ध की शाम को मीर कासिम को जो कैद किया था, ये कारण था इसके लिए। तो ऑप्शन है बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया है कि बंगाल की सरकार का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था बंगाल की सरकार का? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, या इनमें से कोई भी नहीं। तो उस टाइम पर बंगाल का जो गवर्नर जनरल था प्रथम उस सरकार का, वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन है ई इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित किन राज्यों में अंग्रेजों ने कर मुक्त व्यापार के अधिकारों को बंगाल के पश्चात सुरक्षित किया था। तो कौन से वो राज्य थे जहां पर अंग्रेजों ने कर मुक्त व्यापार के अधिकारों को बंगाल के पश्चात सुरक्षित किया? हैदराबाद का निजाम था, अवध का नवाब, बनारस का राजा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो उस टाइम पर वो था अवध का जो नवाब था, उसके राज्यों में ही अंग्रेजों ने कर मुक्त व्यापार जो था उसके अधिकारों को बंगाल के पश्चात सुरक्षित किया था। तो ऑप्शन है इसका बी राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक को कहा जा सकता था कि ये अंग्रेजी सरकार के द्वारा 1770 में बंगाल में फैले भयंकर अकाल के दौरान किया गया सबसे दुष्ट अपराध माना गया था? जो उस टाइम पर दुष्ट अपराध था, जैसे कि अंग्रेजों ने पूरे अनाज पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था, जहाँ कि उन्होंने किसानों पर दबाव डाला कि वे अपने वो बीज बेच दे जिन्हें वो अगले वर्ष तक कृषि में प्रयोग करना चाहते हैं। जहां वह जीवित मृत शरीरों पर बैठकर खाना खा रहे थे, अंग्रेजों द्वारा लाभ कमाने का कार्य चल रहा था। तो जहाँ डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो राइट आंसर है, जो भयंकर काल हुआ था बंगाल में, तो जैसे कि इसमें ऑप्शन है कि जो 1717 में भयंकर काल जब बंगाल में हुआ था, तो उस टाइम किस वर्ष हुआ था? 1717 में। तो उस टाइम पर अंग्रेजी सरकार द्वारा कौन सा दुष्टापूर्वक अपराध किया गया था कि उन्होंने किसानों पर यह दबाव डाला कि वो वह बीज भी बेच दें जो उन्होंने अगले वर्ष कृषि के लिए या खेती के लिए प्रयोग करने हैं। तो ऑप्शन होता है इसका बी राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्णन में सबसे बुरा लक्षण द्वैत शासन की सरकार का क्या था? क्या लक्षण बुरा था जो द्वैत शासन की सरकार का? कि बिना उत्तरदायित्वों के अंग्रेजों ने अधिकारों का उपयोग करना शुरू कर दिया था, जहाँ कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व किसी पर भी नहीं था, जहाँ कर लेने वालों ने बंगाल की गरीबी कृषि को नीलाम कर दिया, जहाँ डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं थे। इसमें जो हमारा राइट आंसर दिया गया है वो होता है कि इनमें से वो कोई भी नहीं है कि द्वैत शासन में जो की सरकार के क्या जो बुरे लक्षण थे। तो ऑप्शन होता है इसका डी राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद कहाँ से स्थानांतरित कर दिया था? कहाँ से मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था अपनी राजधानी को? मुंगेर, वर्धमान, मिधानपुर या पाटलिपुत्र? तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है वो होता है हमारा पाटलिपुत्र। तो मुर्शिदाबाद से जो पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया था। तो ऑप्शन है हमारा डी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि जुलाई 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम के बिना युद्ध की घोषणा कर दी थी, क्योंकि उसने क्या किया था कि कंपनी के कर्मचारियों द्वारा कर के संग्रह की जो कड़ाई पद्धतियों पर आपत्ति उठाई थी, जहाँ कंपनी के कर्मचारियों द्वारा शुल्क मुक्त व्यापार के लिए आपत्ति की थी, जहाँ शुल्कों का भुगतान करने वाले सभी व्यापारियों को कर देने से मुक्त कर दिया, जहाँ कंपनी द्वारा कर की दरें बढ़ाए जाने पर उसे आपत्ति थी। तो बिना युद्ध की घोषणा कर दी थी अंग्रेजों ने मीर कासिम के बिना। तो क्या कारण था कि कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा कर के संग्रह की कड़ाई पद्धतियों पर आपत्ति उठाई थी। तो ऑप्शन होता है इसका ए राइट आंसर। नेक्स्ट है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के आरंभ करने का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो ऑप्शन है जैसे कि उसने कृषि उत्पादन में तीव्र गति से विकास करने के लिए जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था बंगाल में, जहाँ कृषि उत्पादन में तीव्र गति के विकास होने लगा था, जहाँ इसने प्रशासन की लागत को कम कर दिया, उसने जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी बना दिया। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो है कि इसने प्रशासन की लागत को कम कर दिया था,
तो ये जो कारण है वो स्थायी बंदोबस्त के आरंभ होने का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था, जब बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया था, क्योंकि प्रशासन की जो लागत को कम कर दिया था इसलिए। तो सी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कब? कौन से सन को हुई थी जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो जैसे कि सन 1773 के जो नॉर्थ रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, सन 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट के द्वारा, जो उपरोक्त में कोई भी नहीं। तो राइट आंसर जो इसका दिया गया है वो है ए, रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 को लागू किया गया था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी इससे। तो ये एक्ट के बारे में भी मैंने फ्रेंड्स डिटेल्स में बताया हुआ है कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पास किया गया, चार्टर एक्ट क्या था, इनमें जो जो लागू की गई थी शर्तें कौन सी थी, क्या कारण थे, किस चीज़ के लिए लागू किया गया था। तो ओवरऑल पूरा डिटेल्स में जो कंसेप्ट है मैंने अनअकैडमी पर जो मेरा कोर्स है उसमें प्रोवाइड करवाए हुए हैं। तो अगर आपको देखने हो तो वहाँ पर आप जाकर इसकी डिटेल्स में भी जो देख सकते हो। नेक्स्ट है कि दीवानी और निजामत की सदर अदालतों को स्थापना करने के लिए कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो अदालतें दीवानी और निजामत की सदर अदालतों को, ठीक है, उसको कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी? 1793, 1831, 1833 या 1865? तो ये था 1865 में हुई थी हाई कोर्ट की स्थापना, इस वर्ष में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। तो डी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है लॉर्ड मैकाले का संबंध था, जो लॉर्ड मैकाला है उसका संबंध किस चीज़ के साथ था? सेना में सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, विधि संहिताकरण से या स्थायी बंदोबस्त से? तो इसका जो संबंध था वो था विधि संहिताकरण से था। तो ऑप्शन है इसका सी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि सन 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही है? तो इंडियन काउंसिल एक्ट के विषय में जो वक्तव्य सही दिए गए हैं तो वो सीधे सीधे ही आपको आंसर बता देती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट ये कि इसने सुप्रीम काउंसिल के अतिरिक्त जो सदस्य की संख्या थी वो 16, बम्बई, मद्रास एवं बंगाल के लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए और उत्तर पश्चिमी प्रांतों एवं अवध के लिए तक उस टाइम पर बढ़ा दी गई थी। कितनी थी सदस्यों की संख्या? 16। फिर थर्ड है कि उसने विधान परिषद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य को बजट बनाने का भी अधिकार प्रदान किया गया। और फोर्थ ये है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों के सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रश्न उठाने का अधिकार को भी स्वीकार कर लिया। तो ये जो है ऑप्शन बी हमारा है राइट आंसर, जो 1893 में इंडियन काउंसिल एक्ट के विषय में जो सही है वो, तो बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने भारत में रकम भेजने की समस्या आरंभ में कैसे सुलझाई? तो जैसे कि भारत में जो रकम भेजी जाती थी उसकी जो समस्या थी वो आरंभ में कैसे सुलझाई थी? जैसे कि भारत में अनाज से के अधिक निर्यात के विकास के द्वारा, जहाँ यूरोप में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में कपास एवं सिल्क की वस्तुओं के निर्यात के द्वारा, जहाँ नील के विकास एवं चीन को अफीम के निर्यात के द्वारा, और जूट के विकास एवं यूरोप को इसके निर्यात के प्रोत्साहन द्वारा। तो इसका राइट आंसर है सी, नील की खेती की जाती थी और अफीम की। तो इन चीज़ों के साथ ही उन्होंने जो रकम की जो समस्या थी उस चीज़ को सुलझाया था। तो नील की खेती के लिए भी जो किसानों को नील की खेती के लिए भी उनको कहा जाता था कि वो नील की खेती के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने करें, तो इस चीज़ के लिए भी विद्रोह हुए थे। तो इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या था? नील का विकास और चीन को अफीम के निर्यात के द्वारा इस चीज़ को सुलझाया गया था। तो सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सॉरी, आज के लिए इतना ही। आगे हम और इसी से रिलेटेड ही वीडियो के बारे में जानेंगे। तो देखते रहिएगा वीडियोस को, लाइक और शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं लेसन्स, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा कि यहाँ पर आकर मेरे चैनल पर अपने प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हो, और अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो जहाँ पर भी चैनल को सब्सक्राइब करना और अनअकैडमी पर भी फॉलो ज़रूर करना।
तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।